हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 12th में और फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यार बच्चों, आज मैं आप लोगों को बार बार पूछे जाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। और मेरे प्यारों जो इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ में बिल्कुल फ्री में देता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ फ्री में मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज वीडियो में जो प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 100% मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बनने वाले हैं। इनको तैयार कर लेना। और इन्हीं प्रश्नों को अगर आप किताब में क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा सा दिया कि आप उसको समझ ही नहीं पाओगे, याद नहीं कर पाओगे। और मेरी गारंटी कि इस वीडियो में एक एक प्रश्न को इतना अच्छे से समझा दूंगा कि सारे प्रश्न इसी वक्त आप लोगों को याद हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारों बच्चों, देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए, 3 स्टार वाला ये प्रश्न है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको मालूम है कि कोई भी मैं वीडियो बनाता हूं तो 4 से लेकर 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके आता हूं, तब जाके मैं वीडियो बनाता हूं। और वैसा प्रश्न बताता हूं जो कि 90% चांस रहेगा कि आने वाला है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न यह है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को अगर हम आधा कर देते हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा F, उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारों बच्चों ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश हम मान लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैं Q1 आवेश मान लेता हूं और इसको मैं Q2 आवेश मान लेता हूं। ठीक है, और इनके आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम R से डिनोट कर देते हैं। कि इनके बीच की दूरी को हम लोग किससे डिनोट कर देंगे, R से कर देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न यह पूछा है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए, ये जो R है वो R न रहकर R को अगर हम आधा कर देंगे तो इस पे लगने वाला जो बल होगा F, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे कूलाम नियम। क्या लगाएंगे, कूलाम के नियम से लगाएंगे। और कूलाम नियम तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, और यह कूलाम नियम आपको याद भी होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि कूलाम नियम से। ठीक है, कूलाम नियम से। अब कूलाम का नियम क्या कहता है ये बात आपको भी मालूम है कि जो एफ होता है तो एफ बराबर क्या होता है कूलाम का नियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे क्या होता है आर स्क्वायर। यह होता है आप लोगों का कूलाम का नियम। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम यही कहता है ना, इतना बात तो आपको मालूम है। अब यहां से ध्यान से आप समझिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मैं घेर देता हूं ताकि आप लोगों को एग्जामिनर को अच्छा लगे कि हाँ भाई कॉपी इस तरीके से लिखिए कि एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर दे। गुलाम का नियम मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कि गुलाम के नियम में जो एफ होता है, बल होता है, वो बल क्या होता है कि उनके बीच जो आवेश होते हैं तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो होता है कूलाम के नियम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम है कि एफ जो है वो तो अनुक्रमपाती होता है Q1 × Q2 के, लेकिन आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप लोग जानते हो। अब यहां से आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों आर क्या करने के लिए बोला कि आर को आधा कर दिया जाए। अब यहां से ध्यान से समझिए, तो अगर हम कहें कि एफ जो है अनुक्रमपाती है Q1 Q2 बटे, अब आर को आधा करने के लिए बोला है तो आर को अगर हम आधा कर दें तो हो जाएगा R/2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एफ अनुपाती Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4। अब यहाँ 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एफ अनुपाती, ये 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4। और कोष्टक में बच जाएगा Q1 Q2 बटे ये नीचे बच गया आर स्क्वायर। यह हो गया। अब यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी। ठीक है, एक चीज आपको यहां से दिख रहा होगा कि Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या है आपका एफ।
ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह जो मेरे प्यार बच्चों ये नियत रहता है। तो Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर बराबर क्या है, F है। तो हम लोग क्या करेंगे कि F, ठीक है, अनुपाती 4, और इसका वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, F रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको F डैश मान लीजिए। ठीक है, नया बल है तो उसको F डैश मान लीजिए। तो F डैश बराबर क्या होगा, अनुपाती 4, और इसका वैल्यू क्या आपने रख दिया, F रख दिया। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो लगने वाला बल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बल जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बल जो है 4 गुना हो गया। बल क्या हो गया, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, बस यही काम करना था। प्रश्न में क्या हमसे पूछा था मेरे प्यारे बच्चों कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लगने वाले बल जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 4 गुना हो जाएगा। बस, तो इतना डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दिया कि कभी भी आप नहीं भूल पाओगे इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए नोट कर लिया। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, बस इसी फॉर्मूले पे आर का वैल्यू रख दो, ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। लेकिन मैंने इसको इतना अच्छे तरीके से डिफाइन करके बता दिया कि कभी नहीं भूल पाओगे, आराम से क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर पाओगे। पहला प्रश्न डिटेल में समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारों जो दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों। ठीक है, तो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें कि अगर दो बल रेखाएं अगर मैं ले लेता हूं, मान लीजिए एक बल रेखा यह है और एक बल रेखा यह है, तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कहां पे काट रही हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि काट रही हैं। तो अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को अगर काटेंगी तो यहाँ पे दिशाएं क्या हो जाएंगी, दो दिशाएं आपको देखने को मिलेगा, एक दिशा यह है और एक दिशा यह देखने को मिलेगा। लेकिन दो दिशाएं देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी संभव हो नहीं सकता है, ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो दो विद्युत बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं। तो आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा। तो आप हेडिंग डालिएगा यहाँ पे मेरे प्यारों बच्चों, उत्तर क्या डालेंगे, उत्तर। और उत्तर में मेरे साथ लिखिए। ठीक है, बोल बोल के लिखवा रहा हूं, मान लीजिए बिंदु पी इसका नाम रख दीजिएगा, मैं बोल बोल के लिख रहा हूं, लिखिए। हम लोग लिखेंगे कि यदि, यदि मेरे साथ लिखिए, यदि दो बल रेखाएं, यदि दो बल रेखाएं, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को काटती, एक दूसरे को काटती, तो दिख रहा है ना पूरा। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो काटान बिंदु पर, काटान बिंदु पर, काटान बिंदु पर दो दिशाएं होती, दो दिशाएं होती। देखिए मैं अपने से लिख रहा हूँ, ये किताब वाला भाषा नहीं है, मैं अपने तो किताबें तो बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो काटान बिंदु पर दो दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं होती हैं। मैं अपने से लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत सरल तरीके से, दो दिशाएं होती हैं। जबकि ऐसा लिखेंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है, जबकि ऐसा संभव नहीं है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए लिखेंगे नीचे एक लाइन और, इसलिए ये एक दूसरे को, इसलिए यह एक दूसरे को कभी नहीं, एक दूसरे को कभी नहीं, कभी नहीं काटती हैं, कभी नहीं काटती हैं। अब मेरे प्यारों से यह आंसर है, इतना लिखना है। क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होती हैं, देखिए एक दिशा या एक दिशा है, जबकि ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए नहीं हो सकता है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बस इतना ही आपको रखना है मेरे प्यारों से। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए किताब में वो देखेंगे एक पेज में इसको बना कर लिख दिया है,
याद करने में दिक्कत होगा, समझने में भी दिक्कत होगा, लेकिन मैं बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलिए मेरे प्यारों से अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या बोला है यहाँ पे। प्रश्न यह है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि अगर दो संधारित्र प्लेट हैं, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, अगर दो संधारित्र प्लेट है और इनके बीच अगर हम यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, ठीक है, तो इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछ रहा है कि इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप वही चीज हेडिंग डालोगे उत्तर, ठीक है। हेडिंग आपकी क्या रहेगी, उत्तर। इसको भी बहुत सरल तरीके से लिखूंगा क्योंकि किताब में बहुत डिफिकल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यदि समांतर प्लेट, चलिए मेरे साथ लिखिए या समझिए, यदि समांतर प्लेट, यदि समांतर प्लेट संधारित्र, यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो, भर दिया जाए तो, भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बस इतना काम करना है और मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए कह रहा है कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भर दिया जाए तो संधारित्र की जो धारिता होगी मेरे प्यारों जो बढ़ जाएगी। इसलिए बढ़ जाएगी, इसको आप समझिए। बढ़ इसलिए जाएगी क्योंकि हमको मालूम है कि सी बराबर क्या होता है मेरे प्यारों, तो क्यू अपान के वी होता है, ठीक है। सी बराबर क्यू अपान के वी होता है। और आपको मालूम है मेरे प्यारों कि सी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वी के। सी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है वी के, मतलब धारिता के, ठीक है। इसका मतलब यहां से ये मालूम चल गया कि v का मान जैसे आप बढ़ाओगे, v का मान जैसे बढ़ेगा, विभवांतर का मान जैसे बढ़ेगा, समझिए कि धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। या धारिता का मान जैसे बढ़ेगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा मेरे प्यारों बच्चों, यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये हुआ है कि प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाता है मेरे प्यारों बच्चों, कम हो जाता है। अगर ये सी का मान यहाँ पे बढ़ता है, बढ़ गया, तो ऑटोमेटिक विभवांतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। तो यही रूल है, समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता जो होती है वह बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर विभवांतर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विभवांतर का मान घटता है, इसलिए यहाँ पे धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि धारिता जो होता है वह विभवांतर की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपने से भी थोड़ा ऐड करके थोड़ा इसको बड़ा करके लिख सकते हो। बाकी मेथड जो है पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया, इतना में ही समाहित हो गया, बिल्कुल दिमाग में इतना अच्छे से फिट हो गया होगा, कभी नहीं भूल पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में आते हुए अपने से ही बनाकर तुरंत पूरा लिखना चालू कर दोगे। तो तीसरा प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर आगे तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, ट्रिपल स्टार बना लीजिए इन प्रश्नों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझिए। सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर, क्या लिखोगे, उत्तर लिखोगे। और उत्तर में आपकी पहली हेडिंग रहेगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या डालोगे, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
संधारित्र की धारिता, ये आपकी मेन हेडिंग रहेगी, धारिता। डाल दिया आपने हेडिंग। अब समझिए, आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर, फार्मूला क्या होता है, सी बराबर फार्मूला होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। फार्मूला तो यही होता है, आपको भी मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि सी बराबर क्या होता है कि के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। अब यहाँ पे पहला 3 पॉइंट है, 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला निर्भर किस पे करती है मेरे प्यार बच्चों कि जो सी होता है मेरे प्यार बच्चों वह अनुक्रमणपाती होता है के। ठीक है, के क्या है यहाँ पे, तो के मेरे प्यार बच्चों क्या है यहाँ पे, परावैद्युतांक। तो पहला किस पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक पे निर्भर करता है, परावैद्युतांक पर निर्भर करता है पहला। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों ध्यान से देखिए दूसरा किस पर निर्भर करता है, तो दूसरा जो सी होता है वह आपके अनुकरणपाती होता है ए के। अब ए क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो ए है प्लेटों का क्षेत्रफल। ए जो है वो क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। अब आप कहोगे कि सर एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दिया आपने, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, तो ये तो कांस्टेंट होता है, तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद तीसरा किस पे निर्भर करता है, तो तीसरा मेरे प्यार बच्चों सी जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है डी के। और डी क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो प्लेटों के बीच की दूरी। तो तीसरा किस पे निर्भर करता है, तो प्लेटों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, तो 3 चीजों पे निर्भर करता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो 3। सी जो होता है वो आपके अनुकरणपाती होता है के। सी जो होता है वो अनुकरणपाती होता है ए के, प्लेटों के क्षेत्रफल के। और सी जो होता है उनके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 3 बातों पे निर्भर करता है, तीनों मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया। बस देखिए कितना कभी भूल पाओगे, कभी नहीं। एग्जाम में जब भी आएगा तो इतना दिमाग आपका काम करेगा कि बिल्कुल इसका जो उत्तर है बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेस्ट तरीके से दे पाओगे। एग्जामिनर 1 नंबर निकालेगा, पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। क्लियर है मेरे प्यारों बच्चों, प्रश्न नंबर 4 भी आपको डिटेल में समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी प्रश्न है। ठीक है, ये हर साल आपके एग्जाम में ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यह है कि एक तार की लंबाई खींचकर 4 गुना कर दी जाती है, तो तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के, पहला बताना कि प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा बताना है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरा बताना है कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 चीज बताना है कि अगर एक तार की लंबाई को खींचकर 4 गुना कर दिया जाए, तो तार को अगर एक नियत विभवांतर के स्रोत से अगर हम जोड़ दें, तो तार के प्रतिरोध पे, उसके प्रतिरोधकता पे, उसके अनुगमन वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे कि प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए देखते हैं, हेडिंग आपने बना दिया है प्रतिरोध। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। प्रतिरोध पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि प्रतिरोध निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि नया प्रतिरोध, जब भी लंबाई को यहाँ पे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर दे और नया प्रतिरोध पूछे, तो नया प्रतिरोध ज्ञात करने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, पहले भी कई बार बता चुका हूं। नया प्रतिरोध निकालना हो तो आप सिंपल एन स्क्वायर कर दो। ठीक है, एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। यह फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आसानी से इस पे आप बहुत कम समय में इसका आंसर ला पाओगे। तो यह फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये याद कर लेना। जब भी नया प्रतिरोध निकालना है तो एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। एन क्या है, तो गुना है, 4 गुना का है, 5 गुना का है, उसकी संख्या है एन। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अगर हम नया प्रतिरोध को अगर हम आर डैश मान लेते हैं, तो आर डैश बराबर क्या होगा, एन। तो एन क्या बोला यहाँ पे, 4 गुना कर दिया जाए तो 4, एन का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध तो आर ही है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, और ये हो जाएगा आर। तो ये आंसर आ गया आप लोगों का। नया प्रतिरोध कितना आ गया, पुराने का 16 गुना आ गया।
तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, आंसर क्या लिखोगे, 16 गुना। क्या लिखोगे, 16 गुना। बस, क्या यही आंसर है? जी बिल्कुल यही आंसर है। तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। तो प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट क्या बोला है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे आप प्रतिरोधकता, आप हेडिंग डालोगे प्रतिरोधकता, आपकी मेन हेडिंग रहेगी। इसके बाद चलिए देखते हैं प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, मेरे साथ लिखिए, लिखेंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होगा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए नहीं पड़ेगा, फिर यहाँ पे नोट में लिखिए क्योंकि, यहाँ लिखेंगे क्योंकि ऐसा नहीं पड़ेगा, इसको लिखना जरूरी है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है ना, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं, चालक पर नहीं, बल्कि, बल्कि चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अब मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे तार का कोई झोल नहीं है कि तार को 4 गुना कर दे, 20 गुना कर दे, कुछ भी कर दे, प्रतिरोधकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रतिरोधकता जो होता है चालक पर नहीं, बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, यह बात आप याद रखना, बस इतना ही लाइन आपको लिखना है। क्योंकि भाई चालक जो होता है, प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, तो उसकी लंबाई पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, चाहिए लंबाई को कुछ भी कर दो, प्रतिरोधकता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट बोला है मेरे प्यारे बच्चों अनुगमन वेग पर, कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हेडिंग हम लोग जानेंगे अनुगमन वेग। तो चलिए देखते हैं अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हेडिंग हमने बना दिया अनुगमन वेग। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि अनुगमन वेग क्या होता है, v सफिक्स d जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके लंबाई के। तो अनुगमन वेग जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है लंबाई के। तो अगर हम लंबाई को बोला कि 4 गुना कर दें, तो यहाँ पे अगर वी डी 1/L की जगह अगर हम 4 लिख दें, तो ये जो वी डी है अनुगमन वेग, तो अनुगमन क्या वेग क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 1/4 होगा, 1/4। अब बताइए, इतना सिंपल आपको कोई नहीं बता पाएगा जितना मैं सिंपल आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। इस प्रश्न को भी देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार घर पे प्रैक्टिस करके ही जाना। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न। क्या है, ध्यान से समझिए। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। कह रहा है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा देना है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, हम लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग हम लोगों की रहेगी कि दो समांतर, दो समांतर धारावाही, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, चालकों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। अब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फार्मूला याद कर लेना इसका। फार्मूला होता है F/K L बराबर
म्यू नॉट बटे 2 पाई और कोष्टक में होता है I1 माइनस I2 बटे में R। यह फार्मूला होता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का, यह फार्मूला होता है मेरे प्यारों। इस फार्मूले को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस फार्मूले के तरीके से और लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं F बटे के L बराबर, इसका मान रख देंगे, इसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 × 10⁻⁷, ठीक है। और इनटू में बच जाएगा यहाँ पे आपका I1 माइनस I2 बटे R। इसको हम लोग इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका से लिखा जाता है, दोनों तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब यहां से ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर हम I1 माइनस I2 बराबर अगर हम यहाँ पे 1 एम्पियर धारा मान लेते हैं कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, अगर वहीं उन दोनों के बीच की दूरी को अगर हम 1 मीटर मान लें कि 1 मीटर दूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हो जाएगा F बटे के L बराबर 2 × 10⁻⁷, क्योंकि इसका मान आपका 1 है, इसका मान भी 1 है, तो 1/1 का मतलब 1 ही होगा, तो इतना ही बचेगा। तो इतना बच गया आपके पास कि F बटे L बराबर 2 × 10⁻⁷ बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच लगने वाले बल सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। हमें परिभाषा पूछा है, तो हम यहाँ पे डालेंगे परिभाषा। क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा। चलिए देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो परिभाषा हेडिंग डालने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 1 एम्पियर, चलिए मेरे साथ नोट कीजिए, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, वह वैद्युत धारा है जो जो निर्वात अथवा वायु में, निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूरी, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, ऐसे लिखना है। वही चीज फार्मूले पे ही हमने लिखा है कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समांतर तारों के प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों ना कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के सूत्र के आधार पर 1 एम्पियर की परिभाषा मैंने दे दिया। तो इतना डिटेल में मैंने फार्मूला लिखा, फिर उसको समझाया, फिर यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे I1 I2 का 1 मीटर मान लिया, उनके बीच की दूरी को 1 मीटर मान लिया, वैल्यू रखा, इतना आ गया। और इसी पे ही बस मैंने क्या बता दिया, परिभाषा बना दिया। इस वाले फार्मूले पे मैंने परिभाषा बना दिया। अब इतना आसान कहाँ कोई बता पाएगा, किताब में जाके देखो, दिमाग घूम जाएगा आप लोगों को कि आप याद कैसे करें इन प्रश्नों को। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, सारे प्रश्नों को याद कराने की मेरी जिम्मेदारी है, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 भी। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मेरे प्यारे बच्चों कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं यह जानना जरूरी है। तो पहली हेडिंग तो आपकी यही रहेगी कि अनुनादी,
ठीक है, कि अनुनादी आवृत्ति कैसे कहते हैं। इसके बाद इसका हम लोग सूत्र यहाँ पे प्राप्त करेंगे व्यंजक इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं। तो चलिए मेरे साथ लिखिए अनुनादी आवृत्ति। पेन कॉपी ले लीजिए, मेरे साथ लिखते रहिए, बहुत छोटा छोटा लिखवा रहा हूं। तो आप लिखिए कि वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके जिसके लिए जिसके लिए प्रेरकीय जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात के बराबर होता है, बराबर होता है। बस इतना ही आप लोगों को लिखना है, बराबर होता है, उसे अनुनादी उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल मैंने परिभाषा यहाँ पे लिख दिया अनुनादी स्त्री का। ठीक है, तो अनुनादी आवृत्ति समझाएंगे ना आप लोगों को। देखिए क्या है कि अनुनादी आवृत्ति कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके लिए प्रेरकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात के बराबर होता है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बोला है उसी से हम लोग यहाँ पे उत्पत्ति करेंगे फार्मूला की। ठीक है, तो यहाँ पे अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, अनुनाद की स्थिति में। अगली हेडिंग आप बनाइए अनुनाद की स्थिति में। अब यहाँ पे हम लोग व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं अनुनाद की स्थिति में। अब जो बोला है परिभाषा उसी से देखिए कैसे हम लोग उत्पन्न करेंगे। एक चीज बोला है कि प्रेरकीय प्रतिघात धारकीय प्रतिघात के बराबर होता है, तो प्रेरकीय प्रतिघात को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से, और धारकीय प्रतिघात को हम लोग एक्स सी से डिनोट करते हैं। दोनों बराबर होते हैं, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब मेरे प्यारों कितना सिंपल है, यहाँ पे प्रेरकीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल बराबर, और यहाँ पे आपका धारकीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, 1 ओमेगा सी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से सिंपल मेरे प्यारों चुक करना क्या है कि इस ओमेगा को गुणा इस ओमेगा में कर देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/L को यहां ला दीजिए एल सी। ठीक है, और आपको मेरे प्यारों सबको मालूम है कि ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2πf, ये बात तो आपको भी मालूम है, बस वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, यहाँ से सिर्फ अगर ओमेगा निकालो तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग है इधर वर्गमूल में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/करड़ी में एल सी, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब हम क्या करेंगे कि ओमेगा का मान 2πf रख देंगे, तो ओमेगा की जगह हम लोग देंगे 2πf बराबर, ये हो जाएगा आपका 1/करणी में एल सी। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज देखिए, हमें तो f की वैल्यू चाहिए, तो f बराबर क्या हो जाएगा 1/, ये जाके गुणा में हो जाएगा तो 1/2π और कोष्टक में हो जाएगा एल सी। बस यही हो गया मेरे प्यार बच्चों, यही मेरे प्यार बच्चों हो गया अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त हमने यहाँ पे कर दिया। या यही आंसर है जी, बिल्कुल यही आंसर है। बस अब बताइए इतना ज्यादा सिंपल आपको कौन बताएगा, इतना ज्यादा सिंपल कोई नहीं बता सकता जितना मैं आप लोगों को आसान तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया ना। तो अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बिल्कुल सूत्र प्राप्त होगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको। चलिए ये भी प्रश्न हमने करके बता दिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है। क्या है कि तांबे के 3 तारों की लंबाइयों तथा उनके द्रव्यमानों का अनुपात 3:2:1 तथा 1:2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल का प्रश्न दे दिया यहाँ पे। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि तांबे के 3 तारों की लंबाइयां और द्रव्यमानों का अनुपात दिया है। तो लंबाइयां का अनुपात दिया है यहाँ पे L1 संबंध है L2 संबंध है L3, 3 लंबाइयां हैं, 3 लंबाइयां मैंने मान लिया। तो तीनों लंबाइयां का यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अनुपात आपको दे रखा है
3 संबंधे 2 संबंधे 1। ठीक है, नीचे आपको द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, तो द्रव्यमानों को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से। तो m1 अनुपात m2 अनुपात m3 तीन ही है जिनका अनुपात दे रखा है यहाँ पे 1 संबंधे 2 संबंधे 3 दे रखा है। ठीक है, चलिए हमसे पूछा है प्रतिरोधों का अनुपात, मतलब R1 संबंधे R2 संबंधे R3 का हमसे अनुपात यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, यह प्रश्न में पूछा हुआ है हमसे। तो यहाँ पे हमको मालूम है कि जब भी प्रतिरोधों का अनुपात पूछे तो फॉर्मूला चलता है सिंपल सा, उसको याद कर लेना। तो जब भी प्रतिरोधों का अनुपात पूछे तो प्रतिरोधों का अनुपात बराबर क्या होता है, तो प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है कि R1 संबंधे R2 संबंधे R3 पूछे तो ये बराबर हो जाता है L1 का स्क्वायर बटे M1 संबंधे L2 का स्क्वायर बटे M2 संबंधे L3 का स्क्वायर बटे M3। यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस फार्मूले को आप याद कर लेना कि जब ये प्रतिरोधों का अनुपात पूछे तो यही वाला फार्मूला आपको लगाना है। तो चलिए यहाँ पे R1 संबंधे R2 संबंधे R3 निकालते हैं। तो L1 का स्क्वायर, L1 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 3, तो यह तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे M1, M1 का वैल्यू कितना है 1, तो नीचे आप 1 रख दीजिए। संबंध है L2 का स्क्वायर, L2 का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 1, फिर यहाँ पे अनुपात लगाएंगे। L3 का स्क्वायर, L3 का वैल्यू है यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बटे M3, M3 का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ M2 का वैल्यू 2 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 लिखिएगा गलत हो जाएगा। M2 का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों देखिए 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9 बटे 1, अनुपात है 2 का स्क्वायर होगा तो 2 दूनी के 4 बटे 2, आए हो जाएगा 1 की स्क्वायर करोगे तो 1 बटे 3। अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 9 बटे 1 का मतलब सिर्फ इसे 9 ही लिखिए, नीचे 1 लिखा नहीं जाता है। इसे काट दोगे 2 बार में कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटे के 3। तो इसे सरल अनुपात में चेंज करना है, तो अगर बटे में आ गया 1 बटे 3 तो 3 को हटाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 को गुणा सब में किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो 9 गुणे 3 अनुपाते 2 गुणे 3 अनुपाते 1 बटे 3 गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 9 3 27 अनुपाते 2 3 6 अनुपाते इधर बच गया 1, तो अनुपात क्या हो जाएगा 27 संबंधे 6 संबंधे 1। क्या यही उत्तर है? जी बिल्कुल। तीनों अनुपातों का आ गया, प्रतिरोधों का अनुपात आ गया R1 संबंधे R2 संबंधे R3, तो प्रतिरोधों का अनुपात कितना गया 27 संबंधे 6 संबंधे 1 आ गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसका फार्मूले सहित बता दिया। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर ये 25 प्रश्न अगर आपको तैयार है फिजिक्स में, तो बहुविकल्पी वाले प्रश्न में आप एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आने वाले हो। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ मैं फ्री में देता हूं। हर एक वीडियो में जितना भी पढ़ाता हूं सारा पीडीएफ फ्री में मिलता है, ताकि आप लोगों का समय नुकसान ना हो और लिखने की जरूरत ना पड़े। बस यहाँ से समझिए, वहां से आप डाउनलोड करके उसको निकलवा लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पर ज्वाइन हो जाइए। डेली वीडियो आती है, उनका पीडीएफ वहां पे फ्री में आप लोगों को दे दिया जाता है, ताकि लिखने की जरूरत ना पड़े। 25 प्रश्न अगर आपको तैयार है तो समझ लीजिए कि बहुविकल्पी वाले प्रश्न आपको फिजिक्स में बिल्कुल क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता उसको। इसी 25 में से आने वाले हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट मैंने आप लोगों से बहुत कम रखा है, 1000 लाइक का रखा है, क्योंकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कोई यूट्यूब चैनल पर नहीं दे सकता है। जो चीज बताऊंगा फैक्चुअल चीज बताऊंगा, उसको याद करके जाओगे वही एग्जाम में आएगा। ज्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरे चैनल से बस आप पढ़ते रहिए, फिर आप आराम से जो भी टारगेट रखे होंगे 95 या 90% का बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न पे फोकस करते हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट करके पहले ही आप बता दीजिए हमको। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। पहला क्या है कि न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, चौथा है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। जब तक मैं पढ़ रहा हूं चारों ऑप्शन, तब तक दिमाग लगा दीजिए कि कौन सा सही है। कमेंट एक प्यारा सा आप दे दीजिए कि ऑप्शन ए सही है या बी सही है या ऑप्शन डी या डी, जो भी सही है 4 ऑप्शन में से। जब आप ऑप्शन दोगे मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ बच्चे की तैयारी कैसी हो रही है।
गलत ही दीजिए, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिए। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक जो होता है मेरे प्यारों, तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्योंकि क्या होता है कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो जितने बच्चों ने अगर सी पे क्लिक किया होगा बिल्कुल उनका सही है, और नहीं किए होंगे तो उसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा, फिर एक नंबर आप लोगों का बिल्कुल छूट जाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है, उसको आप तैयार कर लोगे तो बहुविकल्पी वाला आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरा, अब पीडीएफ आपको फ्री में मिल ही रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए मीटर प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी जूल प्रति न्यूटन, ऑप्शन सी कुलाम प्रति न्यूटन। दिमाग लगाते रहिए कौन सा सही है। ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति कुलाम। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, तो फार्मूला क्या कहता है कि ई बराबर एफ बटे क्या होता है, क्यू। अब एफ क्या है, बल, तो बल का मात्रक यहाँ पे न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कुलाम होता है। तो क्या हो गया, न्यूटन प्रति कुलाम। न्यूटन प्रति कुलाम कहीं दिख रहा है आप लोगों को? तो न्यूटन प्रति कुलाम मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने डी किया होगा बिल्कुल आंसर सही है। तो इतना आराम आराम से आप मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। नहीं याद है तो फार्मूला है आपके पास, फार्मूला से आप इसको बना लीजिए, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाओगे, इस बात की गारंटी है मेरा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति कूलाम। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? मैं आपको समय दे रहा हूं कि जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, अन्यथा मैं आंसर तो बताऊंगा ही। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है उसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। तो जितने बच्चों ने सी किया होगा बिल्कुल उनका आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न चौथा देखिए क्या है। चौथा प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 18, ऑप्शन बी 1.5 गुणे 10 पे पावर माइनस 19, ऑप्शन सी 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 और ऑप्शन डी 2.4 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो कितना होता है? तो कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है क्या? तो जूल होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा जूल। 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 जूल होता है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए चौथा प्रश्न जितने बच्चों ने सी दिया होगा उनका एक नंबर यहां से क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए मेरे प्यारों जो 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक है। ये आपके एग्जाम में मैं कह रहा हूं ना, 25 प्रश्न अगर आपको तैयार है तो बहुविकल्पीय एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे, इस बात की गारंटी है मेरा। तो विद्युत विभव का मात्रक क्या है, प्रश्न में 5वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए जूल प्रति कुलाम, ऑप्शन बी जूल कुलाम, ऑप्शन सी कुलाम जूल और ऑप्शन डी न्यूटन प्रति कुलाम। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से आप बताइए। आपको भी मालूम है कि विद्युत विभव मतलब वी, तो वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे के क्यू। डब्ल्यू क्या है, कार्य, क्यू क्या है, आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है, आपको मालूम है कि कार्य का मात्रक तो जूल होता है, और आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश का मात्रक कुलाम होता है। तो यहाँ पे आपको जूल प्रति कुलाम कहीं दिख रहा है? जरूर से दिखा, कहीं दिखा जूल प्रति कुलाम, पहला वाला ऑप्शन ही तो दिख रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति कुलाम। तो नहीं भी आ रहा है तो मेरे पास फार्मूलेज हैं, फार्मूले से मैं बनाना सिखा रहा हूं आप लोगों को, ताकि एक नंबर आप लोगों का छूटे नहीं एग्जाम में। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला पैरावैद्युत पदार्थ है। तो संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला पैरावैद्युत पदार्थ इन चारों ऑप्शन में से कौन है? मोम है कि कागज है कि अब्रक है कि ये सभी? बताइए जल्दी से। तो देखिए अगर हम बात करें संधारित्र में प्रयोग किया जाने वाला अगर पैरावैद्युत पदार्थ, तीनों प्रयोग किया जाता है, मोम का भी प्रयोग किया जाता है, कागज का भी और अब्रक का भी। इसलिए जो ऑप्शन आप क्लिक करके आओगे तो ऑप्शन नंबर डी लिख के आओगे, डी वाला मतलब ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे 7वां। 7वां प्रश्न क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, ऑप्शन ए ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सॉरी मीटर स्क्वायर, ओम मीटर, ऑप्शन बी ओम मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी ओम प्रति मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी एम्पियर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा ऑप्शन ए ओम मीटर होगा, पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं, एक भी प्रश्न मिस मत करना, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक भी प्रश्न। इसके बाद एग्जाम में देखिए कितना बेहतर अंक आने वाला है आप लोगों का। प्रश्न नंबर 8वां देखिए क्या है कि एक तार की लंबाई खींचकर
दो गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी आर बटे 2, ऑप्शन सी 4R और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जब भी एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध, जब भी नया प्रतिरोध अगर पूछे आपसे, मान लीजिए आर डैश नया प्रतिरोध है, तो जब भी नया प्रतिरोध पूछे तो आर डैश बराबर फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। क्या होता है? पुराना प्रतिरोध। अब पुराना प्रतिरोध को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है, पुराना प्रतिरोध मतलब आर। तो यहाँ पे नया प्रतिरोध पूछा है ना, तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? एन। तो कितना गुना कर रहा है? 2 गुना, तो एन की जगह हम लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध मतलब आर। तो यहाँ पे स्क्वायर कर दूं, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी के 4R। मतलब कि यहाँ पे पुराना जो नया प्रतिरोध बनेगा, नया प्रतिरोध कितना आ गया? 4R, मतलब कि उसका 4 गुना हो जाएगा। मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपसे इस तरह का सवाल पूछे कि एक तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दिया जाए, 5 गुनी 10 गुनी कर दी जाए, नया प्रतिरोध, तो आर डैश बराबर एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, ये फार्मूला लगाओगे, आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9 है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ये प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा सिंपल दे दिया, बहुत ही ज्यादा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? विद्युत ऊर्जा का, प्रतिरोध का, धारा घनत्व का, कि प्रतिरोधकता का? तो सबको मालूम है कि किलोवाट घंटा है तो विद्युत ऊर्जा का ही होगा। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9 का ए। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 10वें की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछा है किरचॉफ का प्रथम नियम। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण, ऑप्शन बी आवेश संरक्षण, ऑप्शन सी द्रव्यमान संरक्षण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब दिमाग लगाइए, किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है, तो यहां पे किरचॉफ का 2 नियम दिए थे। पहला आवेश संरक्षण का नियम, पहला किस पे था? आवेश संरक्षण के नियम, पहला वाला ही पूछा है। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है तो आवेश संरक्षण के नियम पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि का नियम भी कहते हैं या धारा का नियम भी कहते हैं। वहीं अगर हम किरचॉफ के दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम आधारित था ऊर्जा संरक्षण पे उनका, और ऊर्जा संरक्षण में जो नियम था उनको हम लोग कहते हैं बंद पास का नियम या लूप का नियम, जो किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे। लेकिन यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा है तो प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे आधारित है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर यहाँ पे द्वितीय नियम पूछा, दूसरा नियम, तो ऊर्जा संरक्षण हो जाता है। तो मैं सब कुछ डिटेल में बताता चल रहा हूँ कि अगर एग्जाम में कोई घुमा भी दे प्रश्न है तो आप बिल्कुल घबराइए मत, उसका आपके पास पूरा का पूरा सोल्यूशन रहेगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 11 है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ऑप्शन ए वेबर प्रति मीटर, ऑप्शन बी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी वेबर मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक यहाँ पूछा है तो हो जाएगा आप लोगों का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितने बच्चे ने बी किया है 1 नंबर यहां से उन लोगों का बिल्कुल फिक्स है इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र जिसे बी से डिनोट करते हैं, समांतर चाल V से गतिशील आवेश Q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल होगा। ट्रिक बताता हूं, इसका समझ लो। जब भी आप लोगों का इस तरह क्वेश्चन दे दे और पूछे समांतर चाल से गतिशील आवेश पर, समांतर चाल से गतिशील आवेश पर अगर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल अगर आपसे पूछे, और यहाँ पे लिखा है समांतर चाल, चाल कैसी होनी चाहिए? समांतर। तो समझ लीजिए कि उस पर जो लगने वाला बल होगा चुंबकीय क्षेत्र पे वो हमेशा शून्य होगा। इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, क्या होगा? हमेशा शून्य। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर 13 है कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के कहां पे लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ मतलब इलेक्ट्रॉन का रास्ता कैसा होगा? परवलयाकार होगा कि दीर्घवृत्ताकार होगा कि सरल रेखीय होगा कि वृत्ताकार होगा? तो उसका जो रास्ता होगा वो वृत्ताकार होगा। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 14 है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक इन चार ऑप्शन में से कौन है? टेस्ला, वेबर प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, एम्पियर मीटर, कि ये सभी? अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक ये तीनों होते हैं। टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। इसलिए किस पे आप क्लिक करोगे?
डी वाले। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पूरे किताब का बता रहा हूं, पूरे फिजिक्स का। अब समझ लीजिए कि पूरे फिजिक्स का बस मात्र मैंने 25 क्वेश्चन लिया है। अब आप समझ सकते हो कि 25 क्वेश्चन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको तैयार करना पड़ेगा। समझ लीजिए पूरे किताब का 25 क्वेश्चन है। मैंने रखता है, आप फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ से चीजों को समझ लीजिए, वहां से चीजों को डाउनलोड करके लिखने की जरूरत नहीं है। प्रिंट आउट निकलवा के आराम से उन्हीं चीजों की रिवीजन करते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो लेंज के नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण, कि यहाँ पे आवेश संरक्षण, कि संवेग संरक्षण, कि यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण। तो यहाँ पे लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण पे। ठीक है, ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस नियम पे आधारित है? तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16। अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक ओम होता है, कि टेस्ला होता है, कि हेनरी, कि वेबर। तो अन्योन्य प्रेरण के एसआई मात्रक हेनरी होता है। सी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। सभी इंपॉर्टेंट है, क्या ही इंपॉर्टेंट किस पे लिखूं, क्योंकि 25 प्रश्न जो है वो सब पे आप इंपॉर्टेंट ही लिख लेना, क्योंकि उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। पूरी किताब को 25 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। आगे देखिए 17वां, तो समझिए कि इस पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है। 17वां प्रश्न क्या है कि 1 बटे करड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन बी है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी फैराडे, और ऑप्शन डी जो है वो मीटर प्रति सेकेंड है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि 1 बटे करड़ी में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये जो होता है 1 बटे करनी में, मैं ट्रिक बताता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो बराबर होता है वो सी के बराबर होता है। अब सी क्या है? प्रकाश की चाल। किसके बराबर होता है? सी के। अब प्रकाश की चाल आपको मालूम है कि किसमें नापते हैं? तो प्रकाश की चाल नापते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो आराम से आप कह दोगे कि डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, कितना सिंपल है, प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में ही नापोगे। चलिए डी वाला ऑप्शन हो गया। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 18। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो सबसे अधिक आवृत्ति, यहाँ पे किसकी बात किया है? आवृत्ति की बात की, तरंग दैर्घ्य नहीं, आवृत्ति की बात किया है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, पराबैंगनी तरंगे, गामा तरंगे, कि दृश्य तरंगे, कि रेडियो तरंगे। तो मैं बता दूं गामा तरंगे। गामा तरंगे मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लिख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। पूरा 2500 को 2500 प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अब ये देखिए उसी लॉजिक पे है 19वां प्रश्न है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पे पावर यहाँ पे दे दिया है -1/2 का मान। अब इसका मान पूछा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा कि ये किसके बराबर होता है? सी के, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कि 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकेंड, कि ऑप्शन डी 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए, तो प्रकाश की चाल तो आपको मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बस बात यही है, ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो सब कुछ लॉजिकल है मेरे प्यार, रटवा नहीं रहा हूँ, लॉजिक से इन प्रश्नों को याद भी करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस 25 से बाहर नहीं आने वाले एग्जाम में। तो इसलिए इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि यही 25 प्रश्न आपके दिमाग में फिट हो जाए, कि आप जब एग्जाम देने जाओ तो इन्हीं में से आए और सारे सारे क्वेश्चन सही करके आओ। समझ में आ गया आप लोगों को 19 प्रश्न? चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे प्यारों, जो 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है कि किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य जो है वो न्यूनतम पूछा है? यक्स किरणें की, बीटा किरणें की, कि गामा किरणें की, कि नॉट। तो किस विकिरण की यहाँ पे अब तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति नहीं, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य पूछा है कि तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब सबसे कम होती है। तो यहाँ पे गामा किरणें की, किनकी? गामा किरणें की। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या है कि कोई प्रकाश वायु में प्रवेश करता है, मतलब वायु से किस में प्रवेश करता है? जल में। तो कोई प्रकाश वायु से अगर जल में प्रवेश करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? अपरिवर्तित मतलब कि क्या नहीं बदलेगा? वेग नहीं बदलेगा, कि आयाम नहीं बदलेगा, कि तरंग दैर्घ्य नहीं बदलेगा, कि आवृत्ति। मेरे प्यारे बच्चों, भले प्रकाश वायु से आपको जल में चले जाए, सब कुछ बदल सकता है, आवृत्ति जो है वो बदलती नहीं है। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति जो है वो बदलता नहीं, वो फिक्स रहता है। आगे देखते हैं 22वां प्रश्न क्या है
कि फोटान की ऊर्जा का सूत्र है। तो ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा सिंपल है, फोटान का सूत्र आपको मालूम है, ठीक है। तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र पूछा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आप लोगों का Hc/λ। क्या हो जाएगा, Hc/λ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कहता है कि E बराबर एच न्यू, ये होता है E बराबर एच न्यू। अब हम करेंगे क्या कि E बराबर एच न्यू को हम लोग लिख देंगे C/λ। तो हो जाएगा E बराबर Hc/λ। हर चीज का सोल्यूशन है मेरे प्यारे बच्चों, मैं रटवा नहीं रहा हूं, आप लोगों को कंसेप्ट सिखा रहा हूं, और उन्हीं कंसेप्टों से सारे प्रश्नों को करके चले आओगे। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों का 23वां प्रश्न। 23वां है कि एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा है। एएमयू मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे परमाणुविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो एक एएमयू तुल्य ऊर्जा पूछा है किसके बराबर होता है। यहाँ पे दिया 190 MeV। MeV मतलब होता है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 190 MeV की 139 MeV की 913 MeV की 931 MeV। बताइए एक एमयू की तुल्य ऊर्जा होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन डी 931 MeV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आराम से पढ़िए, 25 प्रश्न तैयार है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी समस्या आप लोगों को होने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, 24 क्या कह रहा है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होती है। क्या होती है कि केवल कोटर, कि केवल इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन व कोटर, कि एन इलेक्ट्रॉन, एन नहीं है, यह न है, एन नहीं, न इलेक्ट्रॉन न कोटर। तो पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होती जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो इलेक्ट्रॉन और न तो कोटर होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर इस प्रश्न को पढ़ के याद करके जाइएगा, न इलेक्ट्रॉन न कोटर होता है। क्लियर है? लास्ट प्रश्न है 25वां। यह 25वां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा इस प्रश्न को, कि पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ है क्या? फास्फोरस है कि एस्टीमनी है कि एल्युमिनियम है कि नाइट्रोजन है। अब यहां से ध्यान समझिए, पी टाइप का अर्धचालक बनाना है, तो पी टाइप की जब अर्धचालक बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे 3 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं, कि जिनकी संयोजकता 3 होती है उस वाले तत्वों को मिलाकर पी टाइप वाले यहाँ पे अर्धचालक बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अगर वही एन टाइप का बनाना हो तो एन टाइप में होता है 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाएंगे। तो यहाँ पे पी टाइप पूछा है, तो पी टाइप के अंदर आ जाएगा आप लोगों का एल्युमिनियम। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एटॉमिक मास 13। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 2 8 3, ठीक है। वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 3, तो 3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो 3 संयोजकता का मतलब कि पी टाइप बना रहा है, मतलब एल्युमिनियम। वहीं अगर यहाँ पे एन टाइप पूछता तो हम फास्फोरस को ले लेते हैं, क्योंकि फास्फोरस में क्या होता है कि 5 यहाँ पे संयोजकता चाहिए। तो अगर एन टाइप पूछता तो फास्फोरस, लेकिन यहाँ पी टाइप पूछा है तो एल्युमिनियम, क्योंकि संयोजकता 3 है। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इतना प्रश्न अगर आपको तैयार है, 25 प्रश्न है, तो फिजिक्स के बहुविकल्पी में कोई भी परेशानी नहीं है, आंख बंद करके पेपर आप करके चले आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताने वाला हूं अभी फिजिक्स का, और जितना न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, जितना न्यूमेरिकल बताऊंगा उससे बार आप लोगों के एग्जाम में एक भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। अगर इतना न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी है मेरा कि आपके फिजिक्स के जितने न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन करके चले आओगे, क्योंकि वही प्रश्न बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। फालतू का कोई भी प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ फ्री में मिलता है मेरे चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन हो जाइए। डेली आपको पीडीएफ मिलता है, यहां पढ़ाया जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बिल्कुल समय नुकसान नहीं करूंगा आप लोगों का कि लिखने में समय व्यर्थ जाए। आप लोगों को पूरा रंगीन पीडीएफ देता हूं ताकि आप फ्री में उसको पढ़कर अच्छे नंबर ला पाओ। बस इन प्रश्नों को आप तैयार कर लेना, जो प्रश्न मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, और बिल्कुल आसान तरीके से बताना हो। कोई न्यूमेरिकल अगर लगाना भी नहीं जानता है तो आज की इस वीडियो में एक एक वर्ड उसको समझ में आने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, एक एक वर्ड आपको समझ में आने वाला है। देखिए पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा। प्रश्न यह है कि 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e
एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। अब मेरे प्यारे जो बहुत सारे बच्चों पढ़ेंगे इनको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। मैं आपको एक एक वर्ड आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि दो बिंदु आवेश है, मान लेते हैं एक बिंदु यहां पे और एक बिंदु यहां पे। ध्यान समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो दो बिंदु आवेश है, एक को हम मान लेते हैं +9e, इसको हम लोग मान लेते हैं +9e। इतना तो समझ में आ गया। और इस वाले बिंदु आवेश को हम लोग मान लेते हैं कि +ke है। तो दो बिंदु आवेश को मैंने मान लिया। इसके बाद बोला है कि एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, मतलब इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वह 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर, यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद क्या बोला है, इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो। तो हमको तो मालूम है नहीं कि कहां पे रखें, तो मान लेते हैं कि उस Q आवेश को, जो यह आवेश 9e है, उससे यक्ष दूरी पे हम लोग मान लेते हैं कि यक्ष दूरी पे अगर हम उस बिंदु को रख दें तो वो संतुलित हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये बिंदु, इसको हम लोग मान लेंगे Q है। हमें तो मालूम एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी मान लेता हूं कि यक्ष दूरी पर अगर उस बिंदु Q को रख देंगे तो वह संतुलित हो जाएगा। मतलब Q से लेकर +9e की दूरी क्या है, यक्ष सेंटीमीटर है। यहां तक आपको समझ में आया। अब एक बात बताइए कि पूरी दूरी जो है वो 16 सेंटीमीटर है और 9e से लेकर Q तक की दूरी यक्ष है, तो यह वाली दूरी क्या होगी, QE की दूरी क्या होगी, तो यह दूरी होगी आपकी 16 में से घटा दीजिए यक्ष, होते हो जाएगा 16 - यक्ष सेंटीमीटर। यह वाली दूरी हो जाएगी Q + E की दूरी। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आसान है, इस डायग्राम को समझा। अब देखिए करना क्या है। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे कूलाम के नियम से। अब यहां पे नियम क्या लगेगा हमारा, कूलाम के नियम से। अब नियम यहां पे लगाएंगे कूलाम का नियम। मैंने कहा था कि फार्मूला आप लोग याद कर लेना, फार्मूला नहीं याद आएगा तब तक आप हल नहीं कर पाओगे फिजिक्स के क्वेश्चन। तो कूलाम नियम से है, और कूलाम के नियम से हम लोग यहां पे लगाएंगे। कूलाम का नियम यह कहता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 9e + Q के बीच की दूरी का यहां पे हम लोग निकालेंगे बल। इसके बाद हम लोग निकालेंगे Q + E की दूरी के बीच के बल लगाएंगे। अब निकालने के बाद तब इसको हम संतुलित करेंगे, क्योंकि पूछा है कि बराबर है। क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है ना कि इनके बीच एक आवेश Q को कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन हो, मतलब यहां से लेके यहां तक का बल और यहां से लेके यहां तक का बल दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। तो पहले हम लोग निकालेंगे 9e + Q के बीच का बल, इसके बाद दूसरा निकालेंगे Q + E के बीच का बल, दोनों को निकाल के यहाँ पे बराबर कर देंगे। देखिए, तो कूलाम के नियम से पहले हम लोग यहां तक निकालेंगे, तो यहाँ पे लोग लिखेंगे F1, पहला बल निकाल रहे हैं तो लिखेंगे F1। तो F1 बराबर, फार्मूला क्या कहता है कूलाम का नियम, कि F1 बराबर 1/4πε0 इंटू में क्या होता है Q1 × Q2 बटे में R²। यही तो होता है कूलाम का नियम, यही तो कहता है। यहाँ पे आप लोगों को कोष्टक में घेर देना है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ बिल्कुल अच्छे से लड़का किया हुआ है। घेर दिया आपने, एक एक वर्ड समझ में आएगा, बस ध्यान से आप देखिए। अब आप करोगे क्या, वैल्यू रखो। तो अगर हम यहां से F1 निकालते हैं तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 और इंटू में Q1 का वैल्यू तो हम लोग मानेंगे 9e, तो यह हो जाएगा 9e + Q2 का वैल्यू यहाँ पे Q है तो यहाँ पे Q मानेंगे, और बटे में R²। ठीक है, तो R की दूरी क्या है, यहाँ पे 9e + Q के बीच की दूरी क्या है, x। तो R बराबर क्या हो जाएगा, x। तो R² मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा x²। यहां तक समझ में आया आप लोगों को, एक एक आराम से समझा रहा हूं। और ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर पहला। यह बन गया आप लोगों का समीकरण नंबर पहला। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, अब हम इसी तरह निकालेंगे F2। अब इनके बीच की दूरी निकालेंगे, Q + E के बीच की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला सेम वही लगेगा, बस F1 की जगह यहाँ पे F2 निकाल देंगे। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू तो आप लोगों का ऐसे ही रहेगा, 1/4πε0 इंटू, अब यहाँ पे Q1 × Q2, तो यहाँ पे अब Q1 क्या हो जाएगा, Q1 अब यहाँ पे E हो जाएगा।
आई इंटू Q2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और बटे में आर स्क्वायर, लेकिन आर यहाँ पे अब दूरी चेंज हो जाएगी, 16 माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तो कोई डाउट नहीं। अभी इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर दूसरा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। अब यहाँ पे इसको बराबर कर देते हैं संतुलन की स्थिति में, तो हम लोग लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हम लोग संतुलन की स्थिति में। आप बस ध्यान से देखते जाइए, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल फिर इसके नंबर कर सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि दोनों को बराबर करेंगे। बराबर का मतलब हम करेंगे कि F1 को हम F2 के क्या कर देंगे, बराबर। तो F1 को जब हम F2 के बराबर करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो F1 का वैल्यू क्या है, एक बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9E+Q बटे में एक्स स्क्वायर। इसको हम बराबर कर देंगे F2 का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे E इंटू क्यू बटे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। कर दिया हमने बराबर। अब जो कटेगा उसको कटाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या हो, कट गया। कट गया कि नहीं आपके सामने? अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, तो ई से ई कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इधर सिर्फ 9 बचा, बटे में नीचे आपका बचा एक्स स्क्वायर, बराबर इधर आपके क्या बचा, ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। यहां तक समझ में आ गया? अब करोगे क्या, तो 9/x² को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यार बच्चों, 3/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x² होता है। ठीक है, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/16 माइनस एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब मेरे प्यार बच्चों देखो, ये घात बराबर है तो ये घात जो है आपस में कट जाएंगे, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे तिर्यक का गुणा कर दो, इसका गुणा आप इसमें कर दो, इसका गुणा आप इसमें कर दो, चलो करके दिखाओ। तो 16 का गुणा 3 में करोगे तो 16 तिया 48, ये क्या हो गया 48, माइनस 3 का गुणा x में करोगे तो हो जाएगा 3x, बराबर x का गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा सिर्फ x। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ये हो जाएगा आपका 48 बराबर x, प्लस 3x उधर जाएगा, प्लस 3x नहीं माइनस 3x उधर जाएगा, तो प्लस 3x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 48 बराबर x और 3x मिलकर होता है यहाँ पे 4x। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो आप यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 48 बटे की क्या हो जाएगा 4। जब आप 4 से घटाओगे 48 को तो x बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, कितना आ गया मेरे प्यारों बच्चों 12। x की वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर है। अब बताइए, कोई भी ऐसा लड़का है जिसको न समझ में आया हो? ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको ना समझ में आया हो। इतना डिटेल में इतना एक एक वर्ड हमने बताया है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, ये पहला प्रश्न है जो कि मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिको फैराड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तो उनके बीच परावैद्युत पदार्थ 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, इसको भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यह प्रश्न जो है मेरे प्यारों बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसको भी बिल्कुल आप आसान तरीके से एग्जाम में करके आओगे, एक भी प्रश्न छोड़ोगे नहीं। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आपको दिया है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिको फैराड, मतलब सी का वैल्यू आपको दे रखा है। सी बराबर आपको वैल्यू दे रखा है 16 पिको फैराड। कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखेंगे 16 पिको फैराड दे रखा है।
इसके बाद बोला है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए तो उनके बीच पर वैद्युत पदार्थ 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। अब आप लोग जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र मालूम होगा, मैं लिख देता हूं डिटेल में। सूत्र क्या होता है कि समांतर, बिल्कुल डिटेल में लिखूंगा, आप नोट कर लीजिए इसको। समांतर प्लेट, समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नोट कीजिए इसको। ठीक है, तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता C बराबर, फार्मूला होता है कि एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। अब मेरे प्यारे बच्चों इंटू में K भी होता है, लेकिन K यहां पे नहीं लेंगे क्योंकि वायु की बात कर रहा है, तो वहां पे वायु है तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो K का वैल्यू 1 हो जाएगा। जब 1 का गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चों इतना ही आने वाला है, तो वायु के जब भी बात आए तो K का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ मेन फार्मूला बन गया कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। ठीक है, इसको आप इस तरह बॉक्स में क्या कर दो, पैक कर दो। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब मेरे प्यार बच्चों, जो कि यहाँ पे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता बराबर ये होता है, जो कि वैल्यू ऑलरेडी सी का वैल्यू दे रखा है कि 16 पिको फैरेड दे रखा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, सी की जगह हम लोग लिख देंगे 16 पिको फैरेड बराबर, यहां पे हो जाएगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बताइए, इतना हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान से एक चीज देखिए कि यहां पे बोला है क्या कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी जाए, तो प्लेटों की बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दिए जाए, तो प्लेटों की बीच की दूरी को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर कहा है कि उसकी दूरी को 2/3 कर दिया जाए, तो डी को 2/3 करने का मतलब कि 2/3 डी कर दिया। डी नहीं बल्कि उसको 2/3 डी करेगा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि प्लेटों की दूरी को घटाकर 2/3 डी कर दिया, तो यह डी की वैल्यू हो गया। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं, जो क्वेश्चन में बोला है बस वही चीज हम किए हैं। अब यहां पे एक चीज और बोला है कि परावैद्युत पदार्थ 3 का कोई पदार्थ भर दिया जाता है। ठीक है, तो परावैद्युत पदार्थ मतलब के का वैल्यू, तो के का वैल्यू यहां पे दिया है 3, की का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 3 दे रखा हुआ है। जो जो चीज दिया उसने हमने क्या किया, अच्छे से नोट किया। इसके बाद हमें निकालना है संधारित्र की धारिता। लास्ट में यही पूछा है ना संधारित्र की धारिता, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी निकल के आएगा बिल्कुल, आप बस आराम से देखिए। यहां लिखेंगे हम लोग लास्ट फाइनल संधारित्र की धारिता, क्योंकि जितना मान हम लोगों को निकालना था सब लिख दिया हमने। संधारित्र की धारिता, तो यहां से जब हम लोग संधारित्र की धारिता जब निकालेंगे तो फार्मूला क्या कहता है संधारित्र की धारिता बराबर, तो यहाँ पे C1 बराबर मान लेंगे। ठीक है, सी डैश बराबर मान लेंगे कि के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, यह फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता निकालने का। तो यहाँ पे जब हम लोग सी डैश निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, के जो कि परावैद्युतांक है जो कि 3 दिया है, तो के का वैल्यू 3 है तो 3 लिखोगे, इंटू एप्सिलॉन नॉट का आप एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, ए को आप ए लिखोगे, बटे में डी, तो डी का वैल्यू कितना है 2/3 डी, तो हो जाएगा आप लोगों का 2/3 डी। यहां तक क्लियर है चीजों सबको, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है यहां तक। चलिए अब यहां से क्या होगा, सी डैश बराबर, ध्यान समझिए, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 3×3 9, तो 9 बटे ए नीचे बच जाएगा 2, तो 9/2 इंटू कोष्टक में क्या बचेगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, और बटे में क्या बच जाएगा यहाँ पे डी। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा 9/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बटे डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया था, देखिए ध्यान से मैं दिखा देता हूं। तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी का वैल्यू क्या दिया है 16 पिको फैरेड, तो इतना को हम लिख सकते हैं 16 पिको फैरेड, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 16 पिको फैरेड, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब यहां से ध्यान से आप देख पा रहे हो कि 2 से कटा दो, 2 8 है 16, 8 बार में कट गया,
तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, 9 8 72, तो हो जाएगा 72 पिको फैरड। ठीक है, संधारित्र की धारिता निकल के आ गया 72 पिको फैरड। क्या यही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? जी बिल्कुल यही आंसर है। अब बताइए, सारे बच्चों को समझ में आया? आप लोग कहते हो कि नहीं सर न्यूमेरिकल बहुत हार्ड होता है। बिल्कुल नहीं, समझाने वाला मिल जाए तो बिल्कुल आसान होता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। एक एक वर्ड भले समय लग रहा है लेकिन आपको समझ में आ रहा है। एक बार वीडियो देख लिए ना, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि हमारे चैनल पे तेज से तेज और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी हैं, सबको लेकर साथ चलना पड़ता है। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, दूसरा प्रश्न आपने नोट कर लिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो प्रश्न बता रहा हूं आप उसको फिट कर लीजिए दिमाग में, वो 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता अगर 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो तो इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी बेहतरीन तरीके से एक एक वर्ड में आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, एक एक वर्ड तो ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना। देखिए कैसे लगाते हैं इसको। अब जो चीज दिया उस पर विचार कीजिए। यहां पे आपको बोला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास। अब व्यास 8 सेंटीमीटर दिया ना, तो चीजों को यहीं से स्टार्ट कीजिए। व्यास का मतलब होता है कि डी, तो कैपिटल डी से हम लोग व्यास का डिनोट करते हैं। तो डी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया ना, तो आप डी बराबर 8 सेंटीमीटर लिखिए। क्या लिखेंगे? 8 सेंटीमीटर लिख दिया आपने। जब डी बराबर 8 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या आर बराबर आप कहोगे कि आर बराबर फार्मूला होता है डी बटे के 2, मतलब त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो यहां से आप आराम से आर का वैल्यू जब निकालोगे तो आर बराबर डी बटे टी, मतलब कि डी का मतलब 8 बटे 2। जब इसको कटाओगे तो 2 चौक को 8, तो यहां से आप देखोगे तो आर बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर में वैल्यू लेना नहीं है, हमें लेना है मीटर में। जो मीटर में लेना है तो आर बराबर 4 सेंटीमीटर को जो मीटर में चेंज करोगे तो आर बराबर देखने को मिलेगा आपको कि 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 मीटर आएगा। क्योंकि हम लोग 100 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जब 100 का भाग करोगे मतलब 10 पे पावर 2 का भाग करोगे तो ऊपर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो आर बराबर आ गया आप लोगों का 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। मेरे प्यारों, जो हमने कुछ किया नहीं है, सेंटीमीटर को सिर्फ मीटर में चेंज किया है। ठीक है, वैल्यू को हमेशा मीटर में लिया जाता है। तो यहां पे हो गया आर बराबर इतना। अब जैसा आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे एक चीज बोला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर, प्लेटों के बीच वायु भरी है। वायु भरे का मतलब क्या होगा? के का वैल्यू हमेशा 1 होगा। मैंने कहा वायु की अगर बात आया तो के का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके क्या बात बोला है कि यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोले की धारिता के बराबर हो, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर त्रिज्या की बात किया है। तो यहाँ पे कैपिटल आर माना हूं, तो इस त्रिज्या को हम लोग, इस त्रिज्या को हमने स्मॉल आर माना है, तो इस त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर मान लेंगे। ठीक है, जो कि गोले की त्रिज्या है, तो आर बराबर हम लोग मान लेंगे 100 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे सर सेंटीमीटर में इसको मीटर में चेंज कर दिए। बिल्कुल, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता ही है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। यह आपके गोले की त्रिज्या है। समझा गया आप लोगों को? पूछा है कि इसके प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्लेटों के बीच की दूरी मतलब डी बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क पूछा है कि डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रश्न के अनुसार जो बोला है वैसे वैसे करते जाएंगे, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार जब हम लोग देखेंगे तो समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। प्रश्नानुसार में क्या हमसे पूछा है कि संधारित्र के, हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? अभी हमने जिक्र किया है उस क्वेश्चन को। पिछला क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि समांतर, फार्मूला तो याद ही होगा आप लोगों को। समांतर आपको लिखना पड़ेगा तभी एग्जाम में नंबर देगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता धारिता बराबर क्या होता है? फार्मूला आपको मालूम है, यह होता है आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। के भी होता है लेकिन वायु की बात है तो के बराबर 1 होगा, तो इसलिए कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट बटे डी लिख दिया। यह फार्मूला हुआ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, उसने एक वर्ड बोला है, वही सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि वर्ड में इसने बोला है
कि यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर हो, अब गोले की धारिता के बराबर हो तो विलगित गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो बराबर करोगे। तो यह विलगित, यहां पे लिखोगे विलगित गोलीय, विलगित गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता, धारिता जो कि सी से डिनोट करते हैं, सी बराबर क्या हो जाएगा, तो यह होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि त्रिज्या को हमने कैपिटल आर माना है, इसके यहाँ पे देखिए आर माना है तो इसलिए कैपिटल हमने आर लिखा है यहाँ पे। यह होता है विलगित गोलीय चालक की धारिता, जो कि बोला है कि यह जो है वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको बराबर कर देते हैं प्रश्नानुसार, यहाँ लिख के कि प्रश्नानुसार बराबर बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी बराबर है विलगित गोलीय चालक की धारिता के, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर है। यहां तक चीजें समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल। अब यहाँ ए की वैल्यू तो मालूम है नहीं, तो ए का वैल्यू निकाल देते हैं। ए बराबर फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है। तो यहां से ए बराबर हम निकाल देते हैं। ए बराबर हो जाएगा मेरे प्यारों पाई, तो पाई को पाई रहने दो, इंटू आर। आर का वैल्यू अभी आपने देखा शुरू में कि आर का वैल्यू 4 × 10⁻² मीटर है। तो यहाँ आर का वैल्यू लिख देंगे हम लोग कि 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बराबर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, पाई गुणा करोगे तो 16 पाई गुणे 10⁻⁻4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। अब मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहा है तो मीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो यहाँ ए का वैल्यू भी क्या हुआ, निकल के सामने आ गया, ठीक है। ये ए का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ वैल्यू रखिए आप लोग सिंपल। तो चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट इंटू ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 16 पाई गुणे 10⁻⁻4 बटे में डी हमको तो निकालना है, बराबर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का वैल्यू 1 आया है। आप कहोगे आर का वैल्यू 1 कहाँ था, देखो कैपिटल आर का वैल्यू 1 ही मीटर तो है, तो कैपिटल आर का वैल्यू हमने 1 मीटर रखा। यहाँ तक चीजें समझ में आ गया। अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ठीक है। यहाँ पाई से पाई कैंसिल, यहाँ 4 से यह 16 4 बार में क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पे 1 बचा। तो यहाँ डी अगर हम निकालें तो डी बराबर क्या बचा, डी बराबर डी का गुणा 1 में करोगे तो डी, इधर कुछ नहीं है तो सिर्फ ये बचेगा आप लोगों का 4 × 10⁻⁻4 मीटर। तो क्या यही आंसर है? जी बिल्कुल यही आंसर है। आप बताइए, हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, इतना आराम से कोई यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, कोई नहीं पढ़ाएगा और क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कराएगा, पढ़ाने के बाद छोड़ो। हमने इतना अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को आप लोगों को बता रहा हूं ताकि एक एक वर्ड आपको समझ में आए, कि एक बार वीडियो अगर आपने देख लिया तो फिर भूलने का नाम नहीं लोगे। तो इतना डिटेल में एक एक वर्ड, तब जाके मैं आप लोगों को एक एक वर्ड बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बस जितना बता रहा हूँ आप उतना तैयार कर लो। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के, पहला बताना कि प्रतिरोध पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तार की प्रतिरोधकता क्या होगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग पहला हल कर रहे हैं, प्रतिरोध निकाल रहे हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है कि एक तांबे के तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर प्रतिरोध क्या होगा, मतलब नया प्रतिरोध क्या होगा। पहले वो तार जो था वह आप लोगों का आर था, अब उसको खींचकर तिगुना कर दिया गया है। तो बताइए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे n बराबर दिया है 3। जब भी गुना दे दे, कि गुना की बात कर तो n की वैल्यू होता है। बोला है ना 3 गुना, मतलब n बराबर 3 होगा, 3 गुना। पहला हमें निकालना है प्रतिरोध, उसने बोला है कि प्रतिरोध निकालिए। अब मेरे प्यारों जो एक फॉर्मूला आप लोग दिमाग में अपना फिट कर लो, कि जब भी 3 गुना 4 गुना देने के बाद पूछे प्रतिरोध,
मतलब वो नया प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है कि नया प्रतिरोध क्या होगा अगर 3 गुना कर दिया जाए तो फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लेना कि जब नया प्रतिरोध पूछे तो नया प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। एन स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, यह फॉर्मूला होता है जब भी एन गुना करने के बाद आपसे नया प्रतिरोध पूछे तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। मैं इसे कोष्टक में क्या कर देता हूँ, पैक कर देता हूँ ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हो गया। अब देखिए नया प्रतिरोध को हम लोग आर डैश मान लेते हैं, तो आर डैश बराबर क्या होगा, एन, एन का वैल्यू दिया है 3, तो इसका 3 स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध आर है तो इसको आर मानेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आर डैश बराबर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आर। तो पुराना प्रतिरोध आर डैश बराबर कितना आ गया, नया प्रतिरोध, नया प्रतिरोध बराबर 9 आर। इसका मतलब है कि कितना गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं, इतना कोई आराम से समझाएगा नहीं आप लोगों को। चलिए पहला पार्ट सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट है यहाँ पे क्या बोला है, तार की प्रतिरोधकता। अब ध्यान से एक चीज समझना, तार की प्रतिरोधकता पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए लिखिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा तार की प्रतिरोधकता। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है आप लोगों को। तार की प्रतिरोधकता आप हेडिंग बनाकर, तार की प्रतिरोधकता हेडिंग बना के लिखिएगा इसमें कि तार की प्रतिरोधकता जो रहेगी वो नियत रहेगी। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। अब आप कहोगे कि नियत क्यों रहेगी सर जी, ऐसा क्यों हुआ कि नियत रहेगी, तो इसका भी कारण है। इसलिए नियत रहेगी क्योंकि प्रतिरोधकता यहाँ पे लिखना पड़ेगा तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। तो जो लिख रहा हूं उसको आप नोट कीजिए, आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखिएगा कि प्रतिरोधकता चालक पर, चालक कहिए या तार कहिए, चालक पर नहीं, चालक पर नहीं बल्कि, चालक पर नहीं बल्कि इसके पदार्थ के, इसके पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। इसलिए वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, निर्भर करता है। बस इतना आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर हो गया। प्रतिरोधकता पूछा है तो प्रतिरोधकता वही नियत रहेगी, इसलिए नियत रहेगी क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि इसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे तार को n गुना कर दो, 20 गुना कर दो, 50 गुना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो नियत ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया आप लोगों को। एक और बचा है तीसरा, पूछा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तीसरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों अनुगमन वेग पूछा है। क्या पूछा है, अनुगमन वेग, कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि अनुगमन वेग मतलब होता है कि v सफिक्स d जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके लंबाई के। ठीक है, तो अनुगमन वेग जो होता है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अनुगमन वेग जो है वह लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अनुगमन वेग बढ़ेगा तो लंबाई घटेगी, या यह बढ़ेगा तो यह क्या होगा, अनुगमन वेग घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा v सफिक्स d बराबर, v सफिक्स d व्युत्क्रमानुपाती जो होगा 1/L, लंबाई कितना है तो लंबाई 3, तो यहाँ पे 3 लिख दोगे क्योंकि लंबाई n बराबर 3 गुना था, मतलब लंबाई को 3 गुना कर दिया, तो L की जगह हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे कोष्टक में लिख देना कि 1/3 हो जाएगा, मतलब अनुगमन वेग जो है 1/3 हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व हो गया। तो इतना डिटेल आप लोगों को कौन समझाएगा, मैं इतना आराम आराम से समझा रहा हूं ताकि फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल आप क्वेश्चन आसानी से करके आ पाओ। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने बिल्कुल आसान तरीके से बता दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पर स्टार बना लो, प्रश्न जरूर से आपके एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न क्या है कि 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में
5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, बस ध्यान से आप देखिए। तो 5 हेनरी स्व प्रेरकत्व वाली कुंडली में, अब यहाँ एल का वैल्यू दे रखा है, देखिए ध्यान से, एल बराबर दिया है 5 हेनरी, तो आप एल बराबर 5 हेनरी लिख दिया, कितना सिंपल है। इसके बाद देखिए कह रहा 0.1 सेकेंड में, यहाँ पे आपको डेल्टा टी का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा टी बराबर दिया है 0.1 सेकेंड दे रखा है। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि कुंडली में 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा आई की बात करें तो डेल्टा आई बराबर फॉर्मूला होगा कि I2 माइनस I1। I2 यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो I2 यहाँ पे देखोगे तो यह है आप लोगों का अंतिम धारा, I1 क्या है, प्रारंभिक धारा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से आप समझिएगा कि अगर हम यहाँ से डेल्टा आई निकालें, बिल्कुल बिल्कुल आसान होता है, डेल्टा आई निकालूं तो डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 5 एम्पीयर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। तो शून्य हो जाती है मतलब कि जो अंतिम उसका धारा है वो शून्य हो जाता है। अब मानस प्रारंभिक धारा कितना है, 5 है, तो हो जाएगा 0.0 माइनस 5। तो यहां से अगर हम डेल्टा आई निकालें तो डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से 5 घटाओगे तो -5, धारा है तो उसका यूनिट होगा एम्पियर में। तो आई डेल्टा आई का वैल्यू निकल गया 5 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमें क्या किया, एल का वैल्यू मालूम चल गया, यहां से डेल्टा टी का वैल्यू मालूम चल गया, यहां से आपको डेल्टा आई का वैल्यू मालूम चल गया, तो तीनों वैल्यू हमें मालूम चल गया। अब यहाँ पे पूछा है कि विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, बस फार्मूला लगाइए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर क्या होगा, फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला हो जाएगा कि माइनस एल कोष्टक में डेल्टा आई बटे डेल्टा टी कोष्टक बंद, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का ई बराबर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एल का वैल्यू तो 5 दे ही रखा था आपने देखा, गुड़े डेल्टा आई का वैल्यू भी -5 है, और बटे में डेल्टा टी का वैल्यू कितना है आप लोगों का 0.1, तो हो जाएगा 0.1। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो ई बराबर आ जाएगा 5 का गुणा 5 में करोगे तो आ जाएगा 25 और बटे में 0.1। अब हो जाएगा ई बराबर, अब यहां से दशमलव अगर आप हटाते हो तो एक अंक बाद दशमलव, तो एक जीरो ऊपर आप बढ़ा दो तो हो जाएगा ई बराबर 250। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल है तो किस में आ जाएगा, वोल्ट में आ जाएगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना गया, 250 वोल्ट आ गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या यही आंसर है, जी बिल्कुल यही आंसर है। अब कितना सिंपल है आप देख लो, यही आंसर हो गया। तो कितना डिटेल में एक एक वर्ड मैंने आप लोगों को बताया, अब इतना आसान कोई भी आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं बता पाएगा। तो क्लियर है मेरे प्यारों से, समझ में आ गया। वीडियो बहुत काफी लॉन्ग हो गया, 30 मिनट से पार हो गया होगा वीडियो। अभी हमने 5 ही प्रश्न इसमें बता पाया, अभी बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूं, अभी 10 प्रश्न बचा हुआ है, तब जाके आप कर पाओगे। तो ये पार्ट 1 में इतना ही प्रश्न रहने देता हूं, कल एक वीडियो फिर बनाऊंगा पार्ट 2 का, जिसमें कि 10 क्वेश्चन जो बचा है उसको और उसको डिटेल में समझा दूंगा। 15 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लोगे तो सारे फिजिक्स के प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारों वीडियो को लाइक कर देना, और इसका पीडीएफ मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहां से चले जाओ, ज्वाइन हो जाना। ये पूरा हल सहित पीडीएफ आपको दे दूंगा, यहाँ समझ लो वहां से उतार लेना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।